It's not a game, it's a rich thing. हेलो बच्चा बड़ी, क्या हाल है? सब बढ़िया। आज आ चुका है लेक्चर आपका पार्ट 2 सेल का, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, यूनिट 2 ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को आप लोग लाइफ साइंस भी बोलते हो, ठीक है। पहला पार्ट आपने देखा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। ये है दूसरा पार्ट, ठीक है। आज भी बहुत मजेदार टॉपिक होगा, ठीक है। और एक दो इम्पोर्टेंट बातें स्टार्ट करने के पहले, क्या नोट्स के लिए तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और इंस्टा पे अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो इफ़ यू वांट। वहाँ पे अगर कोई डाउट्स है, कुछ है, ठीक है, कि भैया बता दो क्या होता है, बहुत कुछ, कोई भी डाउट्स आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में एक और ग्रुप है, वहीं पे आपको मिल जाएगा ग्रुप के अंदर उसका लिंक। वहाँ पे जाकर भी आप अपना चैट क्लियर, डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है, चैट करके। आज है पार्ट 2, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, चलो। हेलो बच्चा बॉडी, देखते हैं अब जीन। क्या देखेंगे अब? जीन। हम लोग ने बताया था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था तुम लोग को इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्या क्या, डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम, ठीक है। डीएनए को हम लोग ने एकदम डिटेल में फर्स्ट पार्ट में देखा था। आज जीन देखेंगे और क्रोमोसोम के बारे में देखेंगे, ठीक है। एकदम डिटेल में देखेंगे, ये मत सोचना कि बस एक टॉपिक हुआ। हम लोग ने जो डीएनए को इतना डिटेल में देखा है, वो बहुत पीछे का भी टॉपिक है जो तुम लोग को बुक में आगे पीछे करके दिया है। पूरा एक ही लेक्चर में कवर हो चुका है पूरा डीएनए, ठीक है। और तुम लोग बस मेरा नोट्स फॉलो करो, कुछ भी नहीं छूटेगा, मैं तुम लोग को गारंटी देता हूँ, ठीक है। डीएनए के बारे में हम लोग ने अच्छे से पढ़ चुके थे, ठीक है। फिर याद है आप लोग को कुछ चीज़ याद दिलाना चाहूँगा। डीएनए क्या चीज़ से मिलके बना होता है, ठीक है, बताओ। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बन के डीएनए बना होता है। समझ आया? ये तो याद है ना, कुछ चीज़ें याद करा रहा हूँ आपको। और फिर से क्रोमोसोम किसको कहते हैं, बताओ। क्रोमोसोम कहते हैं द फोल्डेड पोर्शन, याद है? द फोल्डेड पोर्शन ऑफ डीएनए इज क्रोमोसोम, ठीक है। चलो, बट आज देखेंगे जीन। क्रोमोसोम का वो छोटा सा डेफिनेशन था, बट अभी इसको आज डिटेल में देंगे। बट उसके पहले देखेंगे क्या, जीन, ठीक है। जीन डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बन के बना है, बट डीएनए का पार्ट नहीं है एक्चुअली, डीएनए पर होता है ये, ठीक है ना। जीन कहाँ पे होता है, इसका लोकेशन अगर पूछे तो सीरीज ऑफ जीन्स, बहुत सारे जीन्स आर लोकेटेड ऑन या फिर आर प्रेजेंट ऑन ईच डीएनए, ठीक है ना। बहुत सारा जीन प्रेजेंट होता है। और जीन का काम क्या होता है, जीन ही डिसाइड करता है, जीन ही डिसाइड करता है कि इसमें कैसा कैरेक्टर आएगा, ठीक है। जीन ही बताता है कि मानो इसमें ब्लैक हेयर है तो उसके ऑफस्प्रिंग में भी, उसके बच्चे में भी ब्लैक हेयर जाएगा। अगर इसका वॉइस थोड़ा पिच लो पिच है तो इसका बच्चे का भी लो पिच वॉइस होगा। ये टॉल है तो वो उसका बच्चा भी टॉल होगा। ये जीन ही बताता है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, समझे, ऐसा जरूरी नहीं है कि जीन, जीन का मतलब यही फंक्शन ही है, तुम समझो। जीन एक डीएनए के ऊपर प्रेजेंट रहता है और यही सब काम करता है। क्या काम करता है, मतलब एक तुम लोग स्पेसिफिक कोड बोल सकते हो, कंप्यूटर के लैंग्वेज में इसको कोड बोल सकते हो। जो कोडिंग, अगर किसी को कोडिंग के बारे में पता होगा तो सेम टू सेम जीन को उससे कंपेयर करो, आपको उसको डेफिनेशन समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो उसका अब डेफिनेशन अच्छे से देख लेते हैं। ये सब तो बोलने का बात हुआ, समझने का बात हुआ, बट अगर यही एग्जाम में लिख देंगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए डेफिनेशन लिखो। क्या, जीन इज द हेरिडिटरी यूनिट, ठीक है। हेरिडिटरी यूनिट, हेरिडिटी के चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। हेरिडिटी कंसिस्टिंग ऑफ ए पर्टिकुलर सीक्वेंस मतलब एक ही सीक्वेंस को बार बार फॉलो हुआ है, ठीक है। ऑफ बेसिस, ठीक है। बेसिस नाइट्रोजन बेसिस का बात हो रहा है यहाँ इन डीएनए, एंड स्पेसिफाइंग द प्रोडक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंजाइमेटिक प्रोटीन, ठीक है ना। और एक
मतलब प्रोटीन मतलब क्या, एक एमिनो एसिड में बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। प्रोटीन मतलब क्या, प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनता है इन द सेल, समझे। यही इसका डेफिनेशन है, 2 मार्क्स में आए, 1 मार्क्स में आए, पूरा लिखना है, ठीक है। इससे और क्या पूछेगा, सीरीज, इससे क्या पूछेगा, लोकेशन और फंक्शन, ठीक है। जीन, सीरीज ऑफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन ईच डीएनए, ये तो साफ साफ समझ आएगा। इसका लोकेशन क्या है, पूछेगा वेयर जीन्स आर लोकेटेड, तो आंसर हुआ ये। फंक्शन क्या है, फंक्शन पूछेगा तो ये बोला, जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द हेरिडिटी ट्रेट्स, हेरिडिटी ट्रेट्स मतलब समझ गया, हेरिडिटी ट्रेट्स, ट्रेट बताया था, कैरेक्टर क्या हुआ, कैरेक्टर हुआ हाइट, ठीक है। और ट्रेट क्या हुआ, टॉल, डॉर्फ, ये हुआ ट्रेट, समझ आया। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यही रिस्पॉन्सिबल है कि उसमें टॉल वाला होगा उसके ऑफस्प्रिंग में या फिर डॉर्फ वाला, समझ आया। ये था जीन के बारे में, अब आगे देखेंगे। चलो नोट डाउन करो, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ अपना नोट्स अपना होता है, मैं दे देता हूँ नोट्स, बट अपने हाथ से बनाओगे ना तो एक बार अच्छे से रिवाइज भी हो जाता है। चलो ठीक है, नोट डाउन करो। अब बच्चा पार्टी हम देखेंगे क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तुम लोग को तो ये पता होगा कि हम लोग के अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम है, ठीक है, जिसमें 22 पेयर्स ऑटोजोम्स है और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम एलोसोम, वही है। देखेंगे क्या, कितने टाइप्स के होते हैं बताओ, 2 टाइप्स के, कौन कौन, ऑटोजोम्स, इजी सा टॉपिक है बहुत, कोई बच्चे अगर मेरा यूनिट 3 जेनेटिक्स का देखे होंगे तो उन लोगों को पता होगा, ठीक है। इसको सेक्स क्रोमोसोम नहीं बोलते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं, कौन सा, एक ऑटोजोम और एक एलोसोम, ठीक है। एलोसोम कितना पेयर्स का होता है हम लोग के बीच में, ह्यूमंस में 22 पेयर्स, और ये 1 पेयर, ठीक है। ऑटोजोम्स क्या होता है, ऐसा क्रोमोसोम्स जो कि सोमैटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कि अगले जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में कौन सा सोमैटिक कैरेक्टर्स आएगा, ठीक है ना। जैसे फादर का सोमैटिक कैरेक्टर्स मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब कैरेक्टर्स, ऑल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट सेक्स डिटर्मिनेशन, या फिर सेक्स कैरेक्टर, या फिर जेंडर, अपने कॉमन लैंग्वेज में बोलो तो जेंडर छोड़ के, मतलब ये जो क्रोमोसोम्स है ये नहीं बताएगा कि ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, समझे। बस ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सोमैटिक कैरेक्टर्स, इसका डेफिनेशन तुम लोग को नोट्स में मिल जाएगा, क्या है ये, सोमैटिक कैरेक्टर्स के लिए है। सोमैटिक कैरेक्टर्स क्या होता है, जैसे आई कलर हुआ, हेयर कलर हुआ, ठीक है, हाइट हुआ, बहुत कुछ हुआ, जो जो सोमैटिक कैरेक्टर है उस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑटोजोम्स, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन भी है, तुम लोग लिख लेना, नोट्स में है, ठीक है। ये कितना पेयर्स होता है, 22 पेयर्स, मतलब कितना टो, 44, समझे। एलोसोम्स, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा क्रोमोसोम जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन में, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करेगा, क्या डिटरमाइन करेगा, कि ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है ना। कौन सा क्रोमोसोम, एलोसोम। ये कितना पेयर है, 1 पेयर, मतलब टोटल 2, ठीक है। अब बताओ, अब मुझे बताओ कि मेल में कौन सा होता है, ये मेल में ये होता है एक एक्स और एक वाई, क्या होता है मेल में, एक एक्स होता है और एक वाई, और फीमेल में क्या होता है, दोनों एक्स, ठीक है। मेल में एक होता है एक्स और एक वाई, और फीमेल में होता है दोनों एक्स, ठीक है, समझ आया। और ये 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता रहा हूं।
टोटल कितने क्रोमोसोम्स हुए बताओ? 23 पेयर्स, ठीक है। और 23 पेयर्स में से जो फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है, फर्स्ट जो पेयर बोल रहे हैं जिसको, ठीक है, वो सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? लार्जेस्ट, ठीक है। क्या होता है? लार्जेस्ट। समझ आ रहे हैं यार, मेरा राइटिंग बहुत खराब है, माफ करना। लार्जेस्ट, फर्स्ट नंबर का। और जो सबसे लास्ट हो रहा है, मेल में सबसे लास्ट कौन सा होगा? वाई, ठीक है। मेल में सबसे लास्ट वाई होगा। ये सबसे क्या होता है? स्मॉलेस्ट, समझे? और फीमेल में सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा? एक्स, क्योंकि फीमेल में तो वाई है ही नहीं। समझ आया? समझ आया? और देखते होगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन जब जेनेटिक्स का लास्ट पार्ट में है, सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग मेल का कार्योटाइप लिखते थे। मेल को हम लोग ऐसे लिखते थे, क्या कैसे लिखते थे? 44A प्लस XY, मतलब 44 ऑटोसोम, ए मतलब ऑटोसोम प्लस XY। टोटल कितने क्रोमोसोम हुए? 44, 45, 46, ठीक है, मतलब 23 पेयर्स। फीमेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे सेक्स डिटर्मिनेशन में? अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लोगे वहां पे, ठीक है। बट और अच्छा, ये पढ़ ले रहे हो तो और भी अच्छा है। फीमेल को 44A प्लस XX ऐसे वहां पे लिखते थे। याद करो, अगर नहीं याद है तो फिर से जाकर कभी देखना मेरा लेक्चर, ठीक है, यूनिट 3 का लास्ट पार्ट। समझ आया? क्रोमोसोम, एक ऑटोसोम, एक एलोसोम। एलोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और ये सोमैटिक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मेल में कितना एलोसोम होता है? 1 पेयर, फीमेल में भी 1 पेयर। मेल में कौन सा मेल में? एक्स और वाई। फीमेल में एक्स एक्स। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तुमसे कि फीमेल में कितना टाइप्स का क्रोमोसोम होता है, तो तुम लोग बोलेगे 23 टाइप्स का, क्योंकि देखो 22 टाइप्स का इधर है। पेयर में मतलब क्या? सेम। पेयर में मतलब ये होता है कि उसका पेयर है मतलब ऑलमोस्ट सेम होगा, उसको दूसरा टाइप नहीं बोलेंगे। तो इसमें 22 टाइप्स प्लस 1, क्योंकि एक्स एक्स है यहाँ, ये भी पेयर में ही है, तो मतलब 23 टाइप्स का होता है। बट मेल में 22 टाइप्स है प्लस यहाँ अलग अलग है, मतलब मेल्स में 24 टाइप्स का क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ये था क्रोमोसोम के बारे में बताया, ठीक है। और कुछ भूल तो नहीं रहा हूं मैं? देख लो एक बार, हाँ सब कुछ बताया। चलो तो फिर आगे देखते हैं बच्चा पार्टी। अब देखेंगे क्रोमोसोम नंबर। इसका डेफिनेशन तुम्हारे लोग के नोट्स में मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया है, ठीक है। बट अब देखते हैं क्रोमोसोम नंबर्स होता क्या है, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन सुनो। इसका डेफिनेशन है द कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, प्रेजेंट इन अ सेल, ठीक है, प्रेजेंट इन अ सेल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म which is constant for an species of plant or animal is called chromosome number। कुछ समझ नहीं आएगा मुझे पता है, ठीक है, बट ये इसका डेफिनेशन है। एक कांस्टेंट नंबर एक स्पीसीज में, जैसे हम लोग होमोसैपियंस एक स्पीसीज, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या है, मीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या? हमेशा सब स्पीसीज में एक इक्वल होगा, ठीक है। मतलब हम लोग में 46 है, तुम्हारे भाई में भी 46 होगा, तुम्हारे बहन में भी 46 होगा। बट बहन भाई में क्या डिफरेंस हो जाएगा? बहन में तुम्हारे एक्स एक्स होगा, बट भाई में क्या हो जाएगा? एक्स वाई। समझ आया? समझ आ रहा है? बट क्या होगा? जितने भी होमोसैपियंस है, जितने भी इंसान है, उस सब में क्या होगा? 46, मतलब 23 पेयर्स, ठीक है। फ्रूट फ्लाई में क्या होगा? उसी को बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर। सबको सब में कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। फ्रूट फ्लाई में एक दो डेटा याद रखो, पहले इसका चारों याद रखो, बट ज्यादा ये दोनों और ये दोनों का याद रखो,
ठीक है, एग्जाम्पल में ये दोनों लिखना। पी प्लांट क्यों? क्योंकि मेंडल ने पी प्लांट का इस्तेमाल किया था, वहां पे एक क्वेश्चन आता है कि पी प्लांट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्या कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 14 क्रोमोसोम, 14। ठीक है, टू एंड मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड तुम लोग को जल्दी बताऊंगा अभी। फ्रूट फ्लाई, अभी डेफिनेशन आएगा डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का। फ्रूट फ्लाई में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 8। मतलब जितने भी फ्रूट फ्लाई होंगे सब में कितने क्रोमोसोम्स है? 8। जितने भी हनी बी है सब में कितने क्रोमोसोम्स है? 32। ये नहीं कि तुम्हारे घर के पीछे वाली हनी बी में 30 क्रोमोसोम्स है और तुम्हारे दोस्त के घर के पीछे वाले हनी बी में कितना 40 क्रोमोसोम्स, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना, जितने भी हनी बी है सब में कितना होगा? 32। पी प्लांट में कितना होगा? 14, पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, ये था क्रोमोसोम नंबर। और एक दो बातें अभी तुम लोग को मैं बताता हूं, मिटा दूं पहले, मिटा दूं। एक दो बातें हैं। क्या है बातें? सर बताओ ना सर। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर का तुम लोग डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, अब है तुम लोग का बात सोमैटिक सेल। और इधर लिखता हूं मैं जर्म सेल। इसका डेफिनेशन मैं तुम लोग को नोट से पढ़ ले रहा हूं। ठीक है ना, तब तुम लोग को डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। नहीं तो मैं बस बोल दूंगा कि नोट्स में डेफिनेशन लिखा है, तो तुम लोग यहाँ पे तो थोड़ा समझ जाओगे, बट डेफिनेशन में कुछ गलतियाँ आ सकती हैं। ठीक है ना, देखो इसका डेफिनेशन बोल क्या रहा है सोमैटिक सेल। एनी सेल ऑफ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है ना, एनी सेल ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर मतलब जैसे हम लोग, मतलब मोर देन वन सेल जिसका है, उसमें ऑर्गेनिज्म कोई भी सेल अदर देन मतलब एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब क्या? जो सेल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट ना करे, मतलब उसमें हिस्सा ना बने, उसको उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सोमैटिक सेल। मतलब जो जितना भी सेल है बॉडी में, ठीक है, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब क्या? सोमैटिक सेल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। एनी सेल ऑफ ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड सोमैटिक सेल। ठीक है, और एक दो बातें मैं तुम लोग बताऊंगा, जैसे इसका एग्जांपल एक दो है। एग्जांपल है कि ऑल द सेल्स ऑफ लीवर, किडनी, ब्लड, ब्रेन। ठीक है ना, ये सब क्या है? लीवर में है, किडनी में जितने सेल्स है सब सोमैटिक सेल है। और ये डिप्लॉयड में होता है। क्या होता है ये? डिप्लॉयड। ठीक है, डिप्लॉयड होता है ये सोमैटिक सेल। डिप्लॉयड क्या होता है वो भी मैं अभी अच्छे से बताऊंगा अभी। ठीक है, जर्म सेल। क्या? जर्म सेल। जर्म सेल वो सेल है, जर्म सेल वो सेल है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। बस इतना याद रखो, जर्म सेल वो सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, उसको कौन सा सेल बोलते हैं? जर्म सेल। बस मैं तुम लोग को कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है ना, दोनों कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, बट कनेक्ट कर रहा हूं। देखो क्या होता है, क्रोमोसोम का पहला दो पार्ट कौन सा? ऑटोसोम और एक एलोसोम। ऑटोसोम जो मतलब सेक्स डिटरमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, और एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम मतलब जो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर आता है क्या? फिर आता है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मतलब जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं करता, जितना भी सेल है जो नहीं पार्ट करता वो सब सोमैटिक सेल। और जर्म सेल क्या? जो रिप्रोडक्शन में पार्ट करता है, मतलब जो रिप्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन के लिए, वो कौन सा सेल कहलाता है? कौन सा सेल? जर्म सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जर्म सेल। और ये होता क्या है? ये कहाँ पे पाया जाता है? जैसे स्पर्म में पाया जाता है, ठीक है, स्पर्म ऑफ मेल, या फिर ओवम इन ओवरी। ठीक है ना, और ये होता है हैप्लॉइड। ठीक है, ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का सिंबल क्या है? एन।
ठीक है। डिप्लॉइड मतलब दो, 2n लिखना, हैप्लॉइड मतलब n, उसका ऑपोजिट, ठीक है। अच्छा, ये हैप्लॉइड क्यों होता है? हैप्लॉइड इसलिए होता है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन में पार्ट लेगा। तो तुम ये जानते हो कि इधर है जब फादर का स्पर्म और मदर का ओवरी, ठीक है, दोनों किसका एग्जांपल है? जर्म सेल का, ठीक है। जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तब जाइगोट बनता है, तो ये n मिलकर 2n हो जाता है, इसलिए हम लोग डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इसलिए ये n होता है कि ये मिलकर 2n हो जाए। अगर मानो ये 2n होता, मानो, जो कि गलत है, तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है स्पर्म और ओवरी, ठीक है, ओवम, स्पर्म और ओवम। और अगर ये 2n रहता तो फादर का स्पर्म और मदर का ओवम, ठीक है, 2n, समझे, 2n। और ये दोनों अगर जब कॉम्बाइन होता, जब जाइगोट बनता, तो ये जाइगोट भी क्या हो जाता? बताओ, ये जाइगोट क्या हो जाता? 4n, जो कि गलत है। हम लोग तो टेट्राप्लॉइडी है नहीं, हम लोग तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है हम लोग, तो इसीलिए ये क्या होता है? n होता है। समझ आया? समझ आया? बोलो। इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल मैं बता चुका हूं, क्या? स्पर्म और ओवम। स्पर्म किसके में? मेल में, और ओवम किस में? फीमेल में, ठीक है। ये था सोमैटिक सेल और जर्म सेल, ठीक है। मिटा दो, चलो मिटा दे रहा हूं। और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और बताओ, पढ़ाई कैसे चल रहा है? बढ़िया, मजा आ रहा है? देखो यार, समझ के पढ़ने में मजा आता है, बिना समझे मजा नहीं, कोई मजा नहीं। चलो आगे देखते हैं। आगे है तुम्हारा डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। क्या है इसका डिफरेंस बिटवीन, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तुम्हारी नोट्स में इतना अच्छा से इसका डेफिनेशन लिख चुका हूँ, फिर से लिखने का मन नहीं करता है। मैं भी थोड़ा आलसी होते जा रहा हूँ ना। नहीं यार, एक्चुअली मैं लिखने लगा ना तो लेक्चर बड़ा हो जाता है, फायदा नहीं होता है। इसलिए अगर मैं नोट्स में तुम लोग को एकदम प्रोवाइड ही कर दे रहा हूँ, सब कुछ मिल ही जा रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखने का क्या जरूरत है? डेफिनेशन तो हम लोग यहाँ समझने आते हैं ना। बहुत सारे टीचर तो यहाँ लिखते भी नहीं है, डायरेक्ट तो बुक से ही पढ़वा देते, बट वैसा नहीं करना है मुझे। क्यों? मानो ये ऑनलाइन क्लासेस है, किसी के पास दूसरा पब्लिकेशन का बुक होगा, किसी के पास दूसरा पब्लिकेशन का बुक होगा, प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं अपना नोट्स देता हूँ, ठीक है। तो चलो, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बोल क्या रहा है? व्हेन, इसका डेफिनेशन सुनो, व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल contains two complete cells of chromosome, ठीक है, one maternal and one paternal, the cell is called diploid, ठीक है। समझे? नहीं समझे? मैं बताता हूँ, जो मैं वहां बताया था जर्म सेल में, वही है। जब डिप्लॉइड, जब न्यूक्लियस, एक सेल का न्यूक्लियस, सेल के अंदर क्या क्या होता है? पार्ट, 3 पार्ट, न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो जब सेल का न्यूक्लियस में जब दो सेट, टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है किसी सेल के न्यूक्लियस में, ठीक है, तब उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। कौन सा टू? वो एक ठो होता है पैटर्नल, पैटर्नल में कितना होता है? बताओ बताओ, कितना पार्ट होता है? हैप्लॉइड होता है ना पार्ट। और एक होता है मैटरनल, पैटर्नल मतलब फ्रॉम फादर, ठीक है, और मैटरनल मतलब फ्रॉम मदर, एम फॉर मैटरनल, एम फॉर मदर, ठीक है। इसमें भी कंप्लीट सेट, मतलब जब इसका 23, हम लोग जानते हैं 46 का आधा आता है जर्म सेल, जर्म सेल मतलब क्या? हैप्लॉइड होता है, तो उसका आधा आता है, तो 23 आता है जर्म सेल में, और वही रिप्रोडक्शन में पार्ट करता है।
तो रिप्रोडक्शन में 33 किसका आया, मेल का भी आया, या फिर बोल सकते हो फादर का आया, और 23 किसका आया, मदर का है। तो जब ये दोनों फ्यूज होंगे, जब फर्टिलाइजेशन होगा, तब 46 आएगा। समझे? बोलोगे सर इसमें 23 क्यों आया? तो 23 आता ही है, क्योंकि 23 क्यों आता है, क्योंकि जर्म सेल होता है, जर्म सेल वही रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है, मतलब वही रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा सेल? जर्म सेल। और वो क्या होता है, वो हैप्लॉइड होता है। तो अगर हैप्लॉइड हुआ तो 23 होगा ना, हैप्लॉइड मतलब हाफ बोल दो, तो जितना होगा टोटल उसका 23 होगा। अगर सोमैटिक सेल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता तब 46 आता, बट सोमैटिक सेल तो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता ही नहीं। कौन सा सेल लेता है? 23। तो 23 तब मिलकर होता है 46। तब क्या बोलते हैं, जब 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आ जाए, एक पैटर्नल और एक मैटरनल, तब इसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। देख लो 46 का जब हाफ हाफ आया, हैप्लॉइड जर्म सेल जब फ्यूज हुआ तो जाइगोट बना, जाइगोट में क्या हो गया? डिप्लॉइड हो गया। इसका एग्जांपल क्या होगा डिप्लॉइड का? इसका एग्जांपल होगा, जैसे तुम लोगों को बता दूं, हेपाटोसाइट मतलब लीवर का सेल में मैं बताया था, वहां डिप्लॉइड होता है। फिर ब्लड का WBC में, फिर ब्रेन का न्यूरॉन में, सब क्या है? डिप्लॉइड सेल। वहां पे कौन कैसा सेल पाया जाता है? डिप्लॉइड। समझे? इसको डिनोट कैसे किया जाता है? 2n। ठीक है, अब आते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या होता है? चलो पोछा से पोछ देते हैं। हैप्लॉइड, अरे यार चलो यहाँ नहीं मिटाऊंगा, बस इतना मिटाऊंगा। ठीक है, और बताओ पढ़ाई लिखाई चल रहा है क्या? हैप्लॉइड इसको कैसे डिनोट करते हैं? सिंगल लाइन से। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? देखो यहाँ पे ले देता हूँ, इसमें 1 कंप्लीट सेट होता है। ठीक है, अच्छा, व्हेन अ सिंगल सेट, सिंगल मतलब 1, ठीक है, व्हेन अ सिंगल सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है, इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, दैट सेल इज कॉल्ड हैप्लॉइड सेल। ठीक है, जब सिंगल सेट मतलब क्या? मतलब या फिर फादर का या फिर मदर का, दोनों में से किसी एक का, फादर या फिर मदर, दोनों में से किसी एक का, दोनों का नहीं, ठीक है, दोनों का में से किसी एक का जाए, ठीक है, तब क्या बोलेंगे उसको? 1 सेट, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जब वैसा हो तो उस सेल को क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड सेल। ठीक है, और उस कंडीशन को भी बोलेंगे हैप्लॉइड। ये कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? अभी तो बताया था यार, स्पर्म इन मेल और ओवम इन ओवरी, यहां पे लिखा भी है, समझे? स्पर्म इन टेस्टिस एंड ओवम इन ओवरी, समझे? बस यही है, हैप्लॉइड हो गया, डिप्लॉइड हो गया। ठीक है, सब कुछ पढ़ा दिया। क्या क्या पढ़ा दिया? सोमैटिक सेल पढ़ा दिया, जर्म सेल पढ़ा दिया, डिप्लॉइड पढ़ा दिया, हैप्लॉइड पढ़ा दिया। दोनों में कंपेयर कर लो। सोमैटिक सेल क्या था? सोमैटिक सेल डिप्लॉइड था। तुम लोग को समझ नहीं आ रहा था डिप्लॉइड क्या होता है, इसलिए फिर से डिप्लॉइड बताया। और वो क्या था? जर्म सेल था हैप्लॉइड, इसलिए हैप्लॉइड का भी बता दिया। उसके पहले क्या पढ़े हम लोग? क्रोमोसोम नंबर पढ़े ना? क्रोमोसोम नंबर क्या? क्रोमोसोम मतलब क्या? रिवाइज करा रहा हूँ, ये मत सोचो कि टाइम वेस्ट करा रहा हूँ, रिवाइज हो रहा है तुमका। क्रोमोसोम मतलब क्या? क्रोमोसोम नंबर मतलब क्या? मतलब क्या? हर एक स्पीसीज में एक कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर होता है, उसी को बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, कांस्टेंट होता है, उसका नंबर वैरी नहीं करता है। ये नहीं कि सर मेरी बहन में तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया और उसमें तो मेरे जैसा ही है, तब मे बी वो म्यूटेशन हो गया है। ठीक है, क्या हो गया? म्यूटेशन, और उसके वो डिजीज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डिजीज। वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, सबसे अलग है, मतलब उसको डिजीज है। बहुत सारा डिजीज है, क्लाइंटफिल्टर सिंड्रोम हुआ, डाउन सिंड्रोम हुआ, बहुत तरीके का डिजीज है। चलो वो सब
तुम लोग को पढ़ा चुका हूँ थोड़ा मोड़ा जो था, और आगे पढ़े होगे, अगर नहीं भी पढ़े रहोगे तो बहुत सारा आगे आएगा डिजीज, उसमें पढ़ लोगे। चलो मतलब क्लास 10 में नहीं, 11-12 में। चलो ठीक है, ये था इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्या क्या है बताओ। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम। जीन के बारे में पढ़ चुके हैं आज, डीएनए के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे लास्ट क्लास, और क्रोमोसोम का आधा पार्ट देख चुके हैं। ठीक है, अब क्या देखने जाएंगे हम लोग, अब देखने जाएंगे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, उसका डायग्राम देखेंगे, प्लस उसका जो डायग्राम का फंक्शंस है वो सब देखेंगे। चलो तो आगे देखते हैं। बच्चा पार्टी, केमिकल कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम पढ़ने के पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। क्या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये डायग्राम तुम लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, और ये तुम लोग प्रैक्टिस कर भी लेना, ठीक है ना। जो तुम लोग को नोट्स में मिला है डायग्राम, बहुत घटिया सा मिला है, ये वाला डायग्राम वहाँ पे बनाना, ठीक है। जब नोट्स तुम लोग कॉपी करोगे तो कौन सा डायग्राम बनाओगे, ये वाला, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्रोमोसोम है, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम में बस इतना ही छोटा क्रोमोसोम ना होता है, क्रोमोसोम बहुत बड़ा बड़ा भी होता है, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर जो ये ग्रीन कलर से तुम लोग देख रहे हो, ठीक है ना, ये क्या है, क्रोमाटिड, ठीक है ना। अच्छा, ये क्रोमोसोम पे कैसा क्वेश्चन आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पे डायग्राम बनाना रहेगा, ठीक है ना। तुम लोग 5 मार्क्स में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बोलेगा क्या, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम बनाओगे, फिर इसका पार्ट है, क्रोमाटिड हुआ, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हुआ, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है ना। उसका डेफिनेशन लिखोगे कि है क्या, और उसका फंक्शन लिखना पड़ेगा एक चार्ट की फॉर्म में, इधर डेफिनेशन, इधर फंक्शन, इधर नाम, किसका डेफिनेशन किसका फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो पहले क्या है, क्रोमाटिड, ये क्या होता है, आम है सब, ये सब जो है ना, ये सब आम है, आम कहलाता है, आर्म, ठीक है। और जिस कंस्ट्रक्शन पे सेंट्रोमियर पाया जाता है उसको कौन सा कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या पाया जाता है, सेंट्रोमियर, ठीक है। कौन से कंस्ट्रक्शन को सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियस पाया जा रहा हो और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर पाया जाता हो, ठीक है ना, उस कंस्ट्रक्शन को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और जो पोर्शन बचा हो न्यूक्लियस के साइड में, न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म के साइड में, उसको बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। और जो एंड पार्ट है क्रोमोसोम का, टेल बोल सकते हो, टेल मतलब सबसे पीछे, तो उसको बोलते हैं टेलोमियर। क्या बोलते हैं, टेलोमियर, एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। मैं यहाँ पे सब चीज़ का पार्ट का डेफिनेशन चार्ट फॉर्म में नहीं लिखूंगा, बस मैं लिखा हूँ वहाँ से मैं पढ़ूंगा और तुम लोग को समझाऊंगा, उसका डेफिनेशन भी समझाऊंगा, उसका फंक्शन भी। पहला क्या है, पहला है क्रोमाटिड। क्या, क्रोमाटिड, कौन सा वाला पार्ट जो अंदर गोल गोल है, ठीक है। क्रोमाटिड आर टू सिमेट्रिकली लॉन्गिट्यूडनल इंटरट्विस्टेड ऐसा है ना, इंटरट्विस्टेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ठीक है, फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। टू क्रोमाटिड्स are bound together, two chromatids are bound together by centromere, ठीक है, are bound together by centromere at primary constriction region during metaphase stage, ठीक है। ये क्या हुआ, क्रोमाटिड का डेफिनेशन। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, जब सेल डिवाइड करता है तो ये जो दो क्रोमाटिड है वो सेपरेटेड हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। गाना सुने हो ना, कौन सा, अलग अलग नहीं, ऐसा बोल के कोई गाना नहीं है मजाक कर रहे थे तुम लोग भी बेवकूफ, ठीक है। पहला हुआ, क्या हुआ, पहला हुआ तुम लोग का क्रोमाटिड का स्ट्रक्चर तुम लोग समझ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा बड़ा बना देना, मेरा डायग्राम थोड़ा सा गंदा है, कुछ नहीं कर सकते, माफ करना, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है, दिस इज अ कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। कंस्ट्रिक्टेड पार्ट मतलब वो सिकुड़ गया है,
ठीक है, सिकुड़ गया है, यहाँ देखो फूला फूला है, यहाँ सिकुड़ गया है। ऑफ क्रोमोसोम विच कंटेन्स सेंट्रोमियर, जो जिसके पास होता है सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर है वहाँ पे एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है। अब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन डिवाइड करता है क्रोमोसोम इनटू टू पार्ट्स। जब क्रोमोसोम, जब सेल डिवीजन होता है तब क्रोमोसोम जब डिवाइड होता है तो इसी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, हमेशा यहीं से टूट जाएगा, टूटेगा नहीं, डिवाइड करेगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से ये नहीं कि यहाँ से टूटेगा, ऐसा नहीं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये सेंट्रोमियर को होल्ड करके रखता है, ठीक है ना, सेंट्रोमियर को होल्ड करके रखता है। तीसरा है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इज डेंस क्वाइड पार्ट विद इन द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। डेंस क्वाइड पार्ट है, अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखो, तुम लोग को उतना जरूरत नहीं है, बस जैसा बना हो वैसा बना देना। अगर माइक्रोस्कोप से देखो तो डेंस क्वाइड पार्ट है सेंट्रोमियर, ठीक है ना, जो कहाँ प्रेजेंट है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के जगह पे प्रेजेंट है। ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये जब मेटाफेज स्टेज में जब स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है, तुम लोग पढ़ोगे, एक एक फेज पढ़ाऊंगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जब सेल डिवीजन होगा तब उसमें देखोगे सेंट्रोमियर से ही स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, ठीक है। तुम लोग को पढ़ाऊंगा, तुम अभी समझ नहीं आएगा, बस अभी ये रट लेना, आएगा जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तब वो समझ आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, कौन सा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का डेफिनेशन है, इन एडिशन टू प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम पोजेस अनदर कंस्ट्रक्शन नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम मतलब हर क्रोमोसोम में जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाए, बट ज़्यादातर में पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस लाइज क्लोज टू द सेकेंडरी। न्यूक्लियस हमेशा, न्यूक्लियस देखो हमेशा क्लोज टू, लाइज कहाँ करता है, हमेशा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के करीब में, ठीक है। द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में बी प्रेजेंट इन वन और बोथ द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। एक आर्म में प्रेजेंट होगा या फिर एक से ज़्यादा आर्म में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखो ये एक आर्म है और एक आर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है और एक से ज़्यादा आर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं क्या, इसका फंक्शन देख लो। इसका फंक्शन है, जो न्यूक्लियस में भी अटैच टू सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नोन एज, इसका फंक्शन में यही दिया है, ज़्यादा नहीं दिया, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। जो न्यूक्लियस यहाँ से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। फंक्शन में ये लिखा है, ठीक है, तब तुमको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पांचवा पार्ट है सैटेलाइट, मतलब ये वाला पोर्शन क्या है, ये बोला है इट इज राउंड और एलोंगेटेड नॉब लाइक पार्ट बियॉन्ड द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, ठीक है। नॉब लाइक पार्ट है, ठीक है, राउंड है। राउंड मतलब यहाँ पे तो उतना अच्छा से दिखाया नहीं जा सकता, बट एक बोल सकते हो थोड़ा फूला टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसे, ठीक है, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर है ये सैटेलाइट। कहाँ पे, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर के साइड में, बगल में, ठीक है। द सैटेलाइट रिमेन कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम बाय थिन क्रोमाटिन फिलामेंट, ठीक है। सैटेलाइट वही पार्ट है क्रोमोसोम का जो रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम से, जो बचा हुआ क्रोमोसोम है उससे कनेक्ट हुआ रहता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किसके मदद से, एक थिन क्रोमाटिन का फिलामेंट से, ठीक है ना। एक जैसे बोल सकते हो लास्ट में एक बच्चा था, लास्ट बच्चा और जितने भी बच्चे हैं दूसरे क्लास के उससे अटैच, ठीक है ना, तो कैसे अटैच होगा, एक रस्सी से। तो वैसे ही सैटेलाइट रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ ए थिन फिलामेंट, उसका नाम क्या है, क्रोमाटिन, ठीक है ना। क्रोमोसोम बियरिंग सैटेलाइट, अगर देखो सब क्रोमोसोम में सैटेलाइट नहीं होता, ठीक है। जो क्रोमोसोम में सैटेलाइट होता है उस क्रोमोसोम को कहते हैं क्या, सैट क्रोमोसोम। क्या, सैट क्रोमोसोम। सैट का फुल फॉर्म क्या होता है, साइन एसिडी थाइमो न्यूक्लिनिको, ऐसे ही कुछ नाम है, ठीक है। बस स्पेलिंग वहाँ पे सही लिखना, तुम्हारे लोग के नोट्स में लिखा है सैट का फुल फॉर्म, कभी पूछ लेते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज सैट क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम डेफिनेशन क्या होगा तुम्हारा, क्रोमोसोम बियरिंग सैटेलाइट आर कॉल्ड सैट क्रोमोसोम। 1 मार्क्स में ही आता है ज़्यादातर, ठीक है। क्या पूछोगे, क्या आंसर होगा, क्रोमोसोम बियरिंग सैटेलाइट कॉल्ड सैट क्रोमोसोम, और उसका फुल फॉर्म लिख लेना, तब भी 1 मार्क्स मिल जाता है अच्छा से, ठीक है, समझे।
इसका फंक्शन क्या है? सैटेलाइट्स प्ले अ वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस आफ्टर सेल डिवीजन इज कंप्लीटेड। सैटेलाइट बहुत अच्छा फंक्शन है क्या? न्यूक्लियस बनाने में, ठीक है। जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो न्यूक्लियस बनाने में बहुत मदद करता है, ठीक है। लास्ट पार्ट है टेलोमियर, ठीक है। इसका डेफिनेशन है द टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज टेलोमियर। मैं बोला था टेल मतलब पीछे वाला, तो टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज टेलोमियर। इट कंटेन्स द एंड ऑफ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच क्रोमेटिड। सिंपल सा लाइन है, ठीक है। इसका फंक्शन देखो, ये डीएनए रेप्लिकेशन में टेक प्लेस करता है, ठीक है, टेक इंपॉर्टेंट रोल। फिर दूसरा फंक्शन है इट प्रिवेंट्स टू एंड्स ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर, ठीक है। दो एंड ऑफ क्रोमोसोम को या ये इससे स्टिक ना हो जाए, चिपक ना जाए, इसमें ये प्रिवेंट करता है, मतलब नहीं चिपकने दूंगा मैं। किसका फंक्शन है? टेलोमियर का, ठीक है। यही सब था। ये 5 मार्क्स में आ सकता है तुम लोग का, अगर आया तो लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। 3 मार्क्स में भी आ सकता है, बट तुम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये था तुम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता क्या है? पहला फंक्शन लिखते हैं, वो भी नोट्स में अच्छा से लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल है सेल डिवीजन के लिए, पहला फंक्शन। दूसरा, क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए विच कंटेन्स जीन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये तो नॉर्मल सा बात हुआ। क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए विच कंटेन्स जीन, ठीक है। मतलब क्या? ये तो हम लोग जानते हैं। फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या बोलते हैं? फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। मतलब क्या? क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए है। और ये हम लोग जानते हैं कि जीन, सीरीज ऑफ जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए के ऊपर। मतलब सब कुछ क्रोमोसोम के अंदर ही आ गया ना। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी आ गया, जीन भी आ गया, ठीक है। और जीन किस में हेल्प करता है? जीन हेल्प करता है हेरिडिटी में। हेरिडिटी मतलब क्या? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यही है दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सेक्स क्रोमोसोम प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ, सेक्स क्रोमोसोम है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? सेक्स डिटर्मिनेशन में। सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम एलोसोम। ऑटोसोम कंट्रोल ऑल सोमैटिक कैरेक्टर्स ऑफ द बॉडी। ऑटोसोम 22 पेयर्स, ठीक है, वो ऑल सोमैटिक कैरेक्टर्स, जो भी सोमैटिक कैरेक्टर्स है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है ऑटोसोम। एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम को, ऑटोसोम सोमैटिक कैरेक्टर्स को। और एक देखते हैं, देखो ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, बट तुम लोग पढ़ने के लिए बोल सकते हो। कौन सा? क्रोमोसोम अंडरगोस क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रोमोसोम जब क्रॉसिंग, जब सेल डिवाइड करता है, ठीक है, जब सेल डिवाइड करता है तो समटाइम्स वो क्रॉसिंग ओवर के टाइम, क्रॉसिंग ओवर एक पढ़ोगे तुम लोग, अभी नहीं आगे पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। तब ना कभी कभी म्यूटेशन भी हो जाता है, ठीक है ना। म्यूटेशन क्या होता है मैंने पढ़ा चुका हूँ, यूनिट 3 में जाकर देखना म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन, ठीक है। वही कभी कभी म्यूटेशन हो जाता है, मतलब सडन चेंज इन कैरेक्टर्स, सडन चेंज, ऐसा कुछ नया कैरेक्टर्स आ जाएगा जो कि हम लोग के लिए हार्मफुल हो। म्यूटेशन यही होता है। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मतलब क्या? टॉल है तो टॉल जा रहा था, ड्वार्फ पेरेंट्स है तो वो बच्चा ड्वार्फ हो रहा था, वाइट पेरेंट्स है तो उसका बच्चा भी वाइट होता, बट समथिंग कुछ डिफरेंट आ गया जो कि अच्छा नहीं है, हार्मफुल, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो जब क्रॉसिंग ओवर के टाइम कभी कभी म्यूटेशन भी हो जाता है, ठीक है ना, समझे। यही था फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, क्या देखेंगे आगे, क्या देखेंगे आगे, देखेंगे हम लोग देखेंगे केमिकल कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम। चलो तो आगे देखते हैं। अब बच्चा पार्टी देखेंगे केमिकल कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम में हम लोग ये तो जानते हैं, देखो डीएनए, डीएनए बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड से बनकर बनता है, ठीक है।
वो रिवाइज करा रहा हूँ, कर लो। डीएनए बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड से बन के बनता है, ठीक है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। डीएनए के ऊपर क्या बनाया जाता है? सीरीज ऑफ जीन्स, मतलब बहुत सारा जीन, और फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम, ठीक है। समझ आया? बट एक बार ये ओवरव्यू था एक अच्छे से कि तीनों में यही इंटर रिलेशनशिप होता है। बट केमिकल कंपोनेंट देखो, क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर दो चीज पाया जाता है 50-50 के रेशियो में, मतलब 1:1 के रेशियो में। क्या? एक पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, क्या? एक पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा पाया जाता है प्रोटीन, ठीक है। ये 50% पाया जाता है, ये भी 50% पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में दो चीज है, एक है डीएनए और दूसरा आरएनए, जानते हो। ये पाया जाता है 45%, 50% ये पाया जाता है, तो इसमें 45% ये और ये 5%, ठीक है। बस बता दे रहा हूँ, याद रखने का जरूरत नहीं है परसेंटेज। प्रोटीन में दो प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा? एक हिस्टोन, कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन। ये कौन सा प्रोटीन है? बेसिक प्रोटीन। और एक प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा? नॉन हिस्टोन, ठीक है। क्या? नॉन हिस्टोन। ये एसिडिक प्रोटीन है। प्रोटीन मतलब क्या? बताओ। प्रोटीन मतलब जानते हो? प्रोटीन मतलब, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। बहुत सारे एमिनो एसिड, जैसे डीएनए था, डीएनए था किसका पॉलीमर? डीएनए था न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, ठीक है। वैसे ही प्रोटीन बहुत सारा का पॉलीमर है, किसका? एमिनो एसिड का पॉलीमर है। बहुत सारे एमिनो एसिड बनकर एक प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये है क्रोमोसोम, ठीक है। हम लोग को चारों पढ़ना है। पहला डीएनए, अब बताओ फिर से पढ़ेंगे? तुम लोग सोचते हो सर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा है डीएनए में। डीएनए तो पढ़ा चुका हूं यार, अब यहाँ पढ़ने का जरूरत है? तुम बताओ, बताओ नहीं ना, तो बस डीएनए पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। आरएनए पढ़ेंगे, हिस्टोन प्रोटीन पढ़ेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पढ़ेंगे। चलो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आरएनए से। क्या चीज से? आरएनए। पढ़ाई करो यार, एग्जाम सामने आ गया है तुम लोग का, समझे? पढ़ाई करो, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है लाइफ में। क्या पढ़ेंगे? आरएनए। आरएनए के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए क्या होता था? डबल स्टैंडर्ड। इसको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जो डीएनए का भी रिवाइज होगा। डीएनए क्या होता था? डबल स्टैंडर्ड। ये क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड। इसका फुल फॉर्म क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड। उस डीएनए का फुल फॉर्म क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी क्यों? क्योंकि तुम लोग जानते हो न्यूक्लियोटाइड तीन चीज मिलकर बनता है, कौन सा? फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड। फिर बोलोगे न्यूक्लियोसाइड क्या चीज का बन रहा है सर? तो न्यूक्लियोसाइड बनता है पेंटोस सुगर और नाइट्रोजन बेस। मतलब न्यूक्लियोटाइड तीन चीज का बनता है, कौन सा बताओ? नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट और सुगर। तो बताओ आरएनए में कौन सा सुगर पाया जाता है? आरएनए में कौन सा सुगर? राइबोस सुगर, सही, राइबोस सुगर। इसलिए इसका नाम, इसका फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए में कौन सा फॉस्फेट सुगर पाया जाता है? डीऑक्सी राइबोस। तो उसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता था, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। मतलब डीएनए एक ऐसे होता था, एक ऐसे होता था, बट ये सिंपल एक तरीके का, ठीक है। डीएनए कैसे होता था? ऐसे, बट ये सिंगल। कैसे होता है? सिंगल, ठीक है। और नाइट्रोजन बेसिस क्या पाए जाते हैं इसमें? बताओ नाइट्रोजन बेसिस इसमें क्या, कौन सा नहीं पाया जाता है वो बता दो तो। इसमें थाइमिन एब्सेंट होता है, थाइमिन एब्सेंट होता है। क्या क्या पाया जाता है? एडेनिन, गुआनिन,
साइटोसिन, यूरासिल। ठीक है, इसमें से बताओ कौन सा प्यूरिन है, कौन सा पिरिमिडिन है? तो ये प्यूरिन है, याद करो, पूजा, पूजा, प्यूरिन का पू, अजा का जा, ठीक है, और सी यू, ये क्या है? पिरिमिडिन। क्या है ये? पिरिमिडिन। ये था नाइट्रोजन बेसिस। और एक बात, आरएनए का देखो क्या बोला था मैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल का सबसे छोटा यूनिट क्या है? हम लोग के लाइफ का, हम लोग के बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेल। ठीक है, उससे छोटा कोई एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली। ठीक है, वैसे ही डीएनए बहुत सारा क्या चीज का मिलकर बना हुआ है? डीएनए बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना है। ठीक है, और डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। समझे? तो न्यूक्लिक एसिड, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या ये बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है? और ये बोल सकते हैं क्या कि डीएनए का जो स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ, डीएनए का जो स्ट्रक्चरल हुआ यूनिट हुआ, क्या हुआ बताओ तो, बताओ। स्ट्रक्चरल यूनिट डीएनए का, जैसे हम लोग का लाइफ में सेल का क्या बोलते हैं, हम लोग का लाइफ में जब सेल हुआ था, सबसे छोटा यूनिट क्या हुआ हम लोग के लाइफ का? सेल। मतलब क्या, उससे छोटा कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, उससे छोटा कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा हम लोग के बॉडी में, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा बट किसी पर डिपेंडेंट होकर। सेल का डेफिनेशन है ये, मैं बताया था तुम लोग को। बट डीएनए का सबसे छोटा पार्ट क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि डीएनए तो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना है। तो डीएनए का स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ तुम्हारा, मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या हुआ? डीऑक्सी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना? इसमें डीऑक्सी इसलिए आया क्योंकि इसमें जो शुगर पाया जाता है, वो कौन सा पाया जाता है? डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है ना? वैसे ही आरएनए का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा? आरएनए का स्ट्रक्चरल यूनिट हो जाएगा तुम्हारा राइबो न्यूक्लियोटाइड। मतलब बस डीऑक्सी हटा दो, राइबो न्यूक्लियोटाइड आरएनए का स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाता है। समझ आया? और एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट, हाँ, आरएनए प्रोटीन बनाने में मदद करता है। ठीक है ना? आरएनए किस में मदद करता है? प्रोटीन बनाने में। ठीक है, देखो आरएनए दो टाइप्स के होते हैं, अच्छे से पढ़ो। किधर गया, मैंने पूछा, हाँ इधर। आरएनए दो टाइप्स का होता है। ठीक है, आरएनए कितना टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का। क्या क्या? एक जेनेटिक आरएनए, रुक जाओ मैं लिखता हूँ यार। एक होता है आरएनए, पहले लिखो। एक होता है जेनेटिक, ठीक है, और एक होता है नॉन जेनेटिक। ठीक है, जेनेटिक मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें वो एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता हो, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है। तो न्यूक्लिक एसिड का दो टाइप होता है, कौन सा? एक डीएनए, एक आरएनए। बट हम लोग में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है ना? मतलब हम लोग में कौन सा वाला आरएनए पाया जाएगा? नॉन जेनेटिक वाला। जेनेटिक वाला तो हम लोग में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हम लोग में जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। समझे? तो आरएनए में जो जेनेटिक पाया जाएगा, मतलब जो आरएनए टू टाइप्स, जेनेटिक, नॉन जेनेटिक। और जेनेटिक मतलब क्या? जिस ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाएगा उसमें वो एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करेगा। ठीक है, समझे? ऐसा किस में पाया जाता है? बहुत सारे प्लांट के वायरस है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, उसमें ये पाया जाता है। कौन सा? इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, उसमें क्या पाया जाएगा? जेनेटिक आरएनए। और नॉन जेनेटिक में तीन टाइप्स का होता है। कौन सा? एमआरएनए। ठीक है, और इसका जनरली फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, जो मैं वहां पे पढ़ाया था, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। ठीक है, जेनेटिक टीआरएनए और एक
आरएनए, ठीक है। ये टाइप्स का प्रोटीन है, ये हम लोग में पाया जाता है क्योंकि इसमें नॉन जेनेटिक है, मतलब हम लोग में जेनेटिक मटेरियल कुछ दूसरा है। दूसरा क्या, डीएनए है, इसलिए हम लोग में नॉन जेनेटिक वाला आरएनए पाया जाता है। और एमआरएनए और टीआरएनए और आरएनए, ये इसके टाइप्स है, 3 टाइप्स के, ठीक है। एक जानो, एक सेंट्रल डॉगमा तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता रहा हूं, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, क्या है? देखो, हम लोग बॉडी में डीएनए से पहले क्या बनता है, आरएनए, फिर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, समझे। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, और डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, बस बता रहा हूं। तो जो हम लोग का आरएनए है, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है, समझे। ये प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है। ये बस तुम लोग के लिए एक छोटा सा था, हाँ तुम लोग थोड़ा जान लो, एक बुक में लिखा भी था थोड़ा, इसलिए, ठीक है। तो यही आरएनए का फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है, कि ये प्रोटीन बनाने में हम लोग की मदद करता है, ठीक है। कभी फिलहाल में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एमआरएनए का क्या फंक्शन है। तो एमआरएनए का फंक्शन है कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। क्या करता है, डीएनए से इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है ना। क्योंकि क्या था, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो इंफॉर्मेशन लाना पड़ेगा ना डीएनए से, उसके लिए काम क्या करता है ये एमआरएनए। फिर से टीआरएनए क्या करता है, एमिनो एसिड कलेक्ट करता है। कहां से, एमिनो एसिड कलेक्ट करता है, किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोटीन क्या है, इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, मतलब बहुत सारा एमिनो एसिड से बनकर एक प्रोटीन बना है। तो ये क्या करता है, एमिनो एसिड कलेक्ट करता है। और आरएनए ने क्या करता है, आरएनए क्या करता है, ये काम करता है कि ये प्रोटीन बनाता है। क्या करता है, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। समझ आया। क्या क्या था क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम का था न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में 2 था, डीएनए और आरएनए। डीएनए पहले पढ़ चुके थे, आरएनए अभी पढ़ लिए। अब बचा क्या, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। चलो वो भी स्टार्ट करते हैं। आरएनए खत्म हम लोग का, हो। चलो क्या चीज अब देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग प्रोटीन। डेफिनेशन याद नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होता है और नॉन हिस्टोन एसिडिक, बस बस और कुछ नहीं। तो हिस्टोन का देखो होता क्या है, हिस्टोन में डेफिनेशन याद नहीं करना है, इसमें ये क्या होता है बस ये याद रखो, बेसिक, ये कैसा प्रोटीन है, बेसिक, और ये एसिडिक। ये कौन सा एमिनो एसिड्स होता है, बेसिक एमिनो एसिड, वो याद रख लो। 3 है, आर्जिनिन, लाइसिन, और एक था जो था हिस्टिडीन। और एक था हिस्टिडीन। और नॉन हिस्टोन एसिडिक में क्या कौन सा था, एक था ट्रिप्टोफान। बस ये याद रखना, ठीक है ना, उतना डिटेल में जाने का नहीं। और एक था टाइरोसिन। ये सब एमिनो एसिड का नाम, ठीक है ना। ये देखो मुझे ही याद नहीं है, तुम लोग का क्या जरूरत है याद करने का, बस ये मैं भी लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सर आपने छोड़ दिया, बट ये जरूरत नहीं है यार। कहीं कहीं बस पूछ सकता है कभी क्वेश्चन में, किसी का बीवी से झगड़ा हो गया कोई टीचर का, तो टफ क्वेश्चन पूछता है, जानते हो, तो बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन, 4 एमिनो एसिड के नाम ने दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक एमिनो एसिड, तो बोलोगे कौन सा, तो ये तीनों तो होगा ऑप्शन में, तो बोलोगे ये तो बेसिक है, ट्रिप्टोफान होगा तो टिक कर दोगे क्या ये एसिडिक है। या फिर बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। नॉन हिस्टोन प्रोटीन मतलब क्या बोल रहे हो, ये सारा ये एमिनो एसिड से बनकर नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनता है।
क्योंकि ये एसिडिक एमिनो एसिड है। समझे? ये था प्रोटीन। अब आता है दो एक्स्ट्रा पॉइंट, यूक्रोमाटिन एंड हेट्रोक्रोमाटिन। क्या क्या आता है? यूक्रोमाटिन, इसका डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, इसका डिफरेंस बिटवीन करवाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका डिफरेंस बिटवीन भी याद कर लेना। क्या डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमाटिन एंड हेट्रोक्रोमाटिन? यूक्रोमाटिन क्या होता है? पकड़ के चला, और दूसरा हेट्रोक्रोमाटिन। ठीक है, ये देखो, अनकॉइल्ड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्या इसका डेफिनेशन मैं पढ़ देता हूं, क्या है ये इसका डेफिनेशन यूक्रोमाटिन का? अनकॉइल्ड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम विच इज जनरली एक्टिव इन इंटरफेस। ठीक है, हम लोग में 4 फेज पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी सेल्स डिवीजन में 4 फेज पढ़ेंगे। पहला एक इंटरफेस, ठीक है, जहां की इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेस्टिंग फेज। क्योंकि इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल में जितना और सब जो फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जितना सेल का एक्टिविटी यहाँ देखा जाता है उतना यहाँ पे नहीं देखा जाता, इसलिए इसको रेस्टिंग। बट ये नहीं समझना कि यहाँ पे रेस्ट किया जाता है, रेस्ट नहीं करता है, बस यहाँ पे उतना कंपेरेबल टू इनकम्पेरेबल टू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यहाँ पे सेल थोड़ा लेस एक्टिव होता है, इसीलिए इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। तो ये अनकॉइल्ड पोर्शन रहता है डीएनए क्रोमोसोम का, यूक्रोमाटिन। कब? ड्यूरिंग इंटरफेज। हमेशा वो क्वाइल्ड रहेगा, हमेशा वो क्वाइल्ड रहेगा। बट जब ड्यूरिंग वो जो पोर्शन है ड्यूरिंग इंटरफेज वो अनक्वाइल्ड हो जाएगा, मतलब वो खुल जाएगा। हमेशा क्वाइल्ड था बट ड्यूरिंग इंटरफेस वो खुल गया। समझे? तो उस पोर्शन को क्या कहेंगे? जब क्रोमोसोम का जो खुल जाता है इंटरफेस, उसको कहते हैं यूक्रोमाटिन। अब खुल जाता है, क्यों खुल जाता है? क्योंकि वो एक्टिव रहता है। क्या होता है? क्योंकि वो जेनेटिकली एक्टिव हो जाता है इंटरफेस के टाइम। समझे? इस पोर्शन को कहते हैं यूक्रोमाटिन। ठीक है, और जो और सब जो पोर्शन हुआ क्रोमोसोम का जो बच गया, जो कि खुला नहीं, जो कि क्वाइल्ड का क्वाइल्ड ही रहा। ठीक है, क्वाइल्ड का क्वाइल्ड ही रहा, क्वाइल्ड का क्वाइल्ड ही रहा। तो उस पार्ट को क्या बोलेंगे? हेट्रोक्रोमाटिन। ठीक है, और ये खुला नहीं, मतलब ये इनएक्टिव होता है, और ये एक्टिव होता है। इसका डेफिनेशन तुम लोग जाकर नोट से लिख लेना, यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, समझ आ गया? बस यही है। इंटरफेस के टाइम जो एक्टिव होगा और जो क्वाइल्ड से अनक्वाइल्ड हो जाएगा, क्या? क्वाइल्ड से जो अनक्वाइल्ड हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? क्वाइल्ड था पहले, मतलब क्वाइल्ड, और अनक्वाइल्ड हो गया। किस में? कौन सा फेज में? इंटरफेज में, मतलब रेस्टिंग फेज में, तो उसको बोलेंगे यूक्रोमाटिन। बट जो क्वाइल्ड था, और क्वाइल्ड मतलब होता है ना, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है हेट्रोक्रोमाटिन। इनएक्टिव स्टूडेंट बोलते हैं कि क्या इनएक्टिव रहते हैं, हमेशा सोते रहते हैं क्लास में, तो उसको कुछ भी बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम हेट्रोक्रोमाटिन। ठीक है ना? ये एक पोर्शन है, एक पार्ट है क्रोमोसोम का, एक हिस्सा है क्रोमोसोम का। ठीक है ना? यूक्रोमाटिन और हेट्रोक्रोमाटिन। समझ आया? समझ आया? आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत आज बड़ी क्लास हो गई मुझे ऐसा लगता है, बट ठीक है, यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो, नोट से जाकर नोट डाउनलोड करो, उसको याद करो। ठीक है ना? पहले उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आसानी से याद हो जाएगा, बट छोड़ दोगे ना तो याद नहीं हो पाएगा। जैसे यही मैं बता दिया, तो अभी यूक्रोमाटिन, हेट्रोक्रोमाटिन तुम लोग के दिमाग में है, तो जाओगे तो डेफिनेशन जब पढ़ोगे, क्या डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन वही होगा ना जो मैं बताया हूँ। क्या? द अनक्वाइल्ड क्वाइल्ड था, द अनक्वाइल्ड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम which is genetically active in interface is called euchromatin.
तो समझ आ गया कि हाँ सर ने बताया कि इंटरफेस के टाइम वो अनकॉइल्ड हो जाएगा. बट द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम विच इज जेनेटिकली इनएक्टिव, वो एक्टिव था, ये इनएक्टिव है ड्यूरिंग इंटरफेस, इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन. तो ज़्यादा टाइम नहीं ना लगा, इसलिए बोलता हूँ जब भी नोट्स देखो और जल्दी से ख़त्म कर दिया करो. ये नहीं कि आज लेक्चर देख रहे हैं 3 दिन बाद 4 दिन बाद याद कर रहे हैं, ऐसे नहीं. बहुत सारे बच्चे तो 2 हफ्ता छोड़ देते हैं, 2 हफ्ता के बाद या फिर जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब याद करने बैठेंगे, वैसे याद नहीं होता है. क्लास के साथ साथ चलना पड़ता है. ठीक है, चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. ठीक है ना, बहुत मेहनत लग रही है यार, थोड़ा शेयर करो, मेरे लिए भी अच्छा होगा. ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट. चलो फिर मिलते हैं, बाय.